Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो इस आशा के साथ आज हम लोग जो वीडियो करने वाले हैं वो है डिटेल सिलेबस ऑफ CDS एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन का डिटेल सिलेबस करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने CDS से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस के बारे में वीडियो किया था, जिसके अंदर में हम लोगों ने CDS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, CDS का फेज एज ऑफ एग्जामिनेशन, लोकेशंस, रैंक और मूलतः सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया था। इस एनालिसिस का प्रॉफिट ये होता है जिससे कि आपका एक माइंड में क्लियर पिक्चर बनता है, और जब आप क्लियर पिक्चर के साथ चीज़ों को करते हैं तो मज़ा तो आता ही है, साथ साथ समझ आता है। और जो समझेगा मीन्स जो अंडरस्टैंडिंग जिसका मजबूत होगा, एग्ज़ाम तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस वो खुश भी रहेगा। तो आज हम लोग उसी तरह से इन CDS के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग यह जानते हैं कि अगर हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लें तो हम 30 to 40% सिलेबस को ऑलरेडी कवर अप करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम चीज़ें के पैरामीटर्स को, क्वेश्चन के पूछने के पैरामीटर्स को समझ जाते हैं, क्वेश्चन के पूछने के फील्ड को समझ जाते हैं और क्वेश्चंस के लेवल को समझ जाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि सिलेबस से पहले हम लोग को सिलेबस के अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद ये बात हम लोग करेंगे जो बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं मोटा मोटी हर एक लेक्चर में इस बात को करता हूँ कि हम जब इनिशियल फेज में तैयारी करते हैं तो हम वेटेज के पीछे बहुत दौड़ते हैं, किस सिलेबस से क्या वेटेज होगा, किस सिलेबस से किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर मेरी माने तो आप इस पीछे ना दौड़ें, इनिशियल लेवल पर आप पूरे अच्छे से सिलेबस को कवर अप करें। जब आप सभी सिलेबस के सभी पोर्शन को अच्छे से कवर अप करेंगे तब आप अगर सिलेबस के किसी पार्टिकुलर पक्ष पर मजबूत वजन देंगे कि ये वेटेज ज़्यादा है, ये वेटेज ज़्यादा है, तो आपका बहुत प्रॉफिटेबल होगा। डेट फॉर एग्जांपल, अगर हमने बोला कि एक सिलेबस के अंदर ABC टॉपिक है, हमने ABC टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझ गए। उसके बाद हम लोग को पता चला कि जो B टॉपिक है उससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, तो हमने B टॉपिक पर अच्छे से रिवीजन किया, A पर थोड़ा सा रिवीजन कम किया, C पर थोड़ा सा रिवीजन कम किया, कंपेरेटिव स्टडी टू B, तब हमें यह बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप इनिशियल फेज में ही यह सोचें कि हमें A और C पढ़ना नहीं है तो यहाँ दो प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आप A और C से किसी भी क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बेसिक लेवल क्वेश्चन को भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि जो कनेक्टिव क्वेश्चन होगा B का C के साथ और A के साथ, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जो बेसिक क्वेश्चन होगा तो आप तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, साथ साथ कनेक्टिंग क्वेश्चन जो होगा वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस मकसद से हम लोगों ने डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने ये बात जाना था कि INA के लिए और AFA के लिए जो अपने पास सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इंग्लिश क्यों है ये हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था कि इंग्लिश एक मीडियम है किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो कनेक्ट करने का, क्योंकि बहुत सारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेज हैं। इनफाइनाइट वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में जब हम आप कनेक्ट करेंगे तो एक इंग्लिश एक बहुत ही बेहतर मीडियम बनता है। तो इसीलिए इंग्लिश के बारे में चर्चा करते हैं। सेकेंड थिंग कि इंग्लिश जो है टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, खासकर AI और कंप्यूटर डिजिटल वर्ल्ड में इंग्लिश एक बहुत ही ज़बरदस्त माध्यम बना है टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने का। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होना है तो इंग्लिश को पढ़ना ही पड़ेगा, सो डैट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल नॉलेज का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में अगर जाने तो चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम OTA के बारे में देखते हैं
तो हम देखेंगे कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज ज़रूरत है, यहाँ मैथमेटिक्स ज़रूरत नहीं है। हम आगे जाकर इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश, इसको हम थोड़ा तेज़ी से लेकर चलेंगे क्योंकि हम इसके बारे में मूलतः हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, जैसे स्पॉटिंग एरर्स को देखना, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप अच्छे से सेंटेंस को बोल पाते हैं, इम्प्रोवाइज कर पाते हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन होगा बहुत बेस्ट इम्प्रेशन होगा और ये किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। एंटोनाइम, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इन सभी पोर्शन से आप ग्रामेटिकल पोर्शन एज वेल एज कम्प्रीहेंसिव पोर्शन को, मतलब राइटिंग पोर्शन को आप मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। अब अगर हम देखें वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये सभी इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं जो हम लोग को कंप्लीट करने होते हैं ग्रामेटिकल एज वेल एज कम्प्रिहेंसिव पार्ट को समझने के लिए। अब हम लोग जो जनरल नॉलेज पर आते हैं, हमारा जो सिलेबस क्या होगा और चीज़ों को क्यों पढ़ा जाए उस बेसिस पर चर्चा करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, अभी करेंट इवेंट्स जो होंगे उनके बारे में जानना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम फ्रॉम करेंट अफेयर कि अगर आपको टेक्नोलॉजी का, अगर आपको जनरल नॉलेज का आइडिया नहीं है, जनरल नॉलेज इन द सेंस वैसा नॉलेज जो आपके लाइफ में, जो आपके सोसाइटी में इम्पोर्टेंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है, अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप कभी भी करेंट अफेयर को पढ़ तो सकते हैं बट कनेक्ट नहीं कर सकते, और जब आप चीज़ों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग अपने जनरल नॉलेज को पढ़ते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, हम अपने हिस्ट्री को पढ़ते हैं जो बेसिकली 3 भाग में बटा है। हम लोग क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे कि कितने पार्ट्स में बटता है, इसका और क्या क्या टाइप है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे हम चीज़ों के पास्ट को समझेंगे, एरिया के पास्ट को समझेंगे, तब हम कल्चर को, सोसाइटी स्ट्रक्चर को, लेवल्स को अच्छे तरह समझ सकते हैं और तब चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जियोग्राफी में जो फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जियोग्राफी पढ़ने के बाद इंडिया और वर्ल्ड का हम चीज़ों के कल्चर को बढ़िया से समझ सकते हैं, क्योंकि कल्चर इज़ डायरेक्टली बेस्ड ऑन जियोग्राफी। अगर आप कल्चर की बात करें तो जैसे अगर आप देखें, एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि टाई इज इम्पॉर्टेंट इन लंदन बिकॉज वहाँ ठंड बहुत है और ठंड में गला को बचाना है तो वहाँ पर क्या यूज करेगा, टाई। बट इन इंडिया स्पेशली इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, आप क्या टाई दैट इज सफिशिएंट? नो, गर्मी बहुत है, आप वहाँ टाई लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कल्चर इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन जियोग्राफी, सो हम जियोग्राफी को अच्छी तरीके से पढ़ते। पॉलिटी, ये एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हमें समझना है तो पॉलिटी को भी समझना पड़ेगा, जिसमें कुछ मूल टॉपिक आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी अभी के लिए जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसके लिए पॉलिटी मस्ट। हम लोग जनरल वे में, हम अपने फ्रेंड्स से हो या हम अपने कुछ टीचर से हो, हम जनरल सुनते रहते हैं कि पॉलिटी वेरी इंपॉर्टेंट सब एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आता है ये पॉलिटी, इसलिए ज़्यादा पढ़ना है। ऐसा कुछ बात नहीं है। इसका मेन बात ये है कि पॉलिटी पढ़ने के बाद ही आप चीज़ों को, अभी की चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह मॉडर्न वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बिलोंग करता है। और जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से पढ़ेंगे चीज़ों को तो आप डायरेक्टली सोसाइटी को समझेंगे, क्योंकि ये जो सोसाइटी का जो बेस है वो मॉडर्न सोसाइटी का बेस है, और मॉडर्न सोसाइटी का बेस मॉडर्न सिस्टम से चलता है पॉलिटी। एंशिएंट सोसाइटी का बेस रिलीजियस वे में चलता था, मॉडर्न सोसाइटी का बेस कॉन्स्टिट्यूशनल वे में चलता है। सो पॉलिटी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज है, राइट्स एंड ड्यूटी है, पब्लिक पॉलिसी है, ये सभी चीज़ों को हमें अपने सिलेबस के अंदर में कवर अप करना है। नाउ द अनदर थिंग इज इकोनॉमिक्स। अभी ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी भी स्टूडेंट को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है या मॉडर्न वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन करेंसी सिस्टम से बेस्ड करता है, या बोल सकते हैं हम लोग मनी, यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है
और इसके लिए आपको इकोनॉमी को देखना ही पड़ेगा. सो यू हैव टू अवेयर अबाउट द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, इकोनॉमी ऑफ एनी स्टेट और पार्टिकुलर रीजन. तो हमें इकोनॉमिक चीज़ों को ठीक से पढ़ना पड़ता है. नाउ द अनदर थिंग इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशली डिफेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि डिफेंस विदाउट टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग. अगर आप डिफेंस की बात करें और वहाँ टेक्नोलॉजी ना ले तो आप पाएंगे कि जो आपका बेहतर आर्मी भी है वो कमज़ोर पड़ जाएगी. जैसे अगर हम सिंपली बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो जो हम ब्रिटिश को देखते हैं, ब्रिटिश को कॉन्कर करते हुए उसका जो मेन काम है वो टेक्नोलॉजी का है. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा है. नेवी उसका अपडेट है जो हमारे लिए हम लोग का जो उस समय ओल्ड नेवीज है या हम बोले ओल्ड सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिससे कि उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी भी स्टेट को, किसी भी एरिया को कॉन्कर करने का. तो आप ये बोल सकते हैं कि विदाउट टेक्नोलॉजी डिफेंस मजबूत हो ही नहीं सकता. और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए साइंस का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, साइंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्पेशली फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन. तो इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी, और उसके साथ साथ रिसेंट एडवांसमेंट भी देखेंगे इन चीज़ों में हुआ क्या. उसके बाद अगर हम देखते हैं डिफेंस के लिए नॉलेज, तो ये तो बेसिक मुद्दा है स्टूडेंट्स, जो हम जानते हैं ये बेसिक मुद्दा कि जब भी हम किसी फील्ड के बारे में जानते हैं, ये तो हम ऐसे भी सुनते हैं कि किसी कंपनी के बारे में अगर आपको इंटरव्यू देना हो तो उस कंपनी के बारे में जानना चाहिए. तो आप डिफेंस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको डिफेंस सिस्टम के बारे में तो जानना ही चाहिए. तो आर्म फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेज के बारे में पता होना चाहिए. इसके अलावा इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स के बारे में स्पेशली आइडिया होना ही चाहिए. अब हम लोग जो आगे की तरफ चर्चा करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन. बहुत लोग मैथमेटिक्स को इस तरह इसलिए भी छोड़ देते हैं कि उन्हें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती. लेकिन अगर मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक आप थोड़े से चीज़ों को कैजुअली ले रहे हैं. तो मैथमेटिक्स का जो मेन रोल है वो आपके थिंकिंग लेवल को, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देने का काम करता है. तो आप जनरली मैथमेटिक्स को उस रेफरेंस में पढ़ें. जो हम लोग का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो वही रेफरेंस में पढ़ा जाता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो, थिंकिंग लेवल डेवलप्ड हो. तो अगर हम देखें तो जो पहला टॉपिक होता है अरिथमेटिक, और यह टॉपिक हम जानते हैं कि इसको हम जनरली बोलते हैं साइंस ऑफ नंबर. नंबर के बारे में सभी चीज़ों को पढ़ना. नंबर में क्या क्या है तो HCF LCM, सबसे पहले तो नंबर सिस्टम, HCF LCM, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये जितने भी नंबर से जुड़े हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इंस्टेंस, जितने भी नंबर से जुड़े हुए साइंस है, नॉलेज है, उनके बारे में हमको पढ़ना है. किसके अंदर में? अरिथमेटिक के अंदर में. नाउ द सेकेंड पार्ट इज अलजेब्रा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अलजेब्रा कनेक्ट करना सिखाता है किसी दो स्टेटमेंट को. तो अलजेब्रा में जनरली हम लोग वेरिएबल का यूज करते हैं, दो वेरिएबल जो एक दूसरे से कनेक्शन बताता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जाता है, जिसमें हम लोग बेसिक ऑपरेशंस के बारे में करते हैं चर्चा, सिंपल फैक्टर्स के बारे में, HCF और LCM ऑफ वेरिएबल्स, नॉट ओनली नंबर्स. यहाँ वेरिएबल्स के बारे में भी चर्चा करते हैं जिसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं है. उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के बारे में भी हम लोग चर्चा अलजेब्रा में करेंगे अपने सिलेबस के साथ. उसके आगे अगर हम देखें ट्रिगोनोमेट्री, जिसका यूज एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को बताने में है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. स्पेशली ये हायर एग्जामिनेशन की ज़रूरत होता है, लेकिन हम यहाँ बेसिक लेवल का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, इसलिए मैं ट्रिगोनोमेट्री पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग जो बेसिक लेवल का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे. अब अगर हम देखें चीज़ों को, जियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ फिगर्स जितने भी हैं उनके बारे में स्टडी अगर करते हैं तो जियोमेट्री करते हैं. और जब इस फिगर के साथ एनालिटिकल अप्रोच देते हैं
तो यह जो अपने पास बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग जनरली एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं, जो आपको कुछ हद तक किसमें देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में मिलेगा। तो जब आप ज्योमेट्री के शेप को, ज्योमेट्री के एंगल्स को निकालेंगे, जैसे लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, एरिया ऑफ फिगर्स को निकालेंगे, तो आप ज्योमेट्री में पर्सन में पढ़ेंगे। बट जब आप किसी भी फिगर के एरिया को निकालेंगे या किसी भी फिगर के वॉल्यूम को निकालेंगे, तो उसको हम जनरल वे में कहाँ पढ़ते हैं, मेंसुरेशन के अंदर में। जैसे क्यूब है 3 डायमेंशन, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, इसको हम जनरल में 3 मेंसुरेशन के अंदर में पढ़ते हैं, जो 3 डायमेंशन का पार्ट है। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा रिप्रेजेंट करना सिखाता है, डेटा इंटरप्रेट करना सिखाता है। क्यों? तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ आता है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का काम ये है कि वो हमें प्रोबेबिलिटी करना सिखाएगा। स्टैट पढ़ेंगे और पॉसिबल केसेस पता करेंगे। विदाउट डेटा पॉसिबल केस पता करना असंभव है। सो स्टैटिस्टिक्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम डेटा को अच्छे से स्टडी करना सीख जाए। जैसे कि अगर इंडिया 10 मैच खेल के 8 मैच जीती है, दिस इज आवर डेटा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा आगे आने वाला 11th मैच में क्या पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि हम तो करेंट तो बता नहीं सकते, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन पॉसिबल केस बता सकते। यह जो काम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का हम लोग के पास काम है। अब अगर हम ठीक से देखें चीज़ों को तो हमें पता चला कि एग्जामिनेशन के अंदर में, मतलब इसके एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स जो एलिमेंट्री है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, अगर हम इस 3 टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट, तीनों सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें तो हमारा जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। और हमें एक और बात है, जो कॉन्फिडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। तो हम अपने पूरे कोर्स के अंदर में हम लोग इन तीनों टॉपिक पर अच्छे से डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। और आप सभी को मैं यह एक विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर करके पढ़ते चले गए तो सिलेक्शन हो या ना हो यह तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या थोड़ा सा अगर 1% बोले तो लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट हम लोग इतना कॉन्फिडेंट ले आएंगे अपने आप के अंदर में कि कल होके किसी भी एग्ज़ाम में या सीरियस एग्ज़ाम में जब बैठे तो हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल इतना बूस्टअप हो कि हमें यह ना पता चले कि नहीं मैं यह नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपर्ट्स। ओके, सो इस पूरे डिस्कशन के अंदर में हम लोगों ने देखा कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया। एक बार हम उसको ओवरव्यू दे देते कि जो पेपर होता है 2 आवर्स का होता है पेपर, और उसका जो मैक्सिमम मार्क्स फॉर 1 है, इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स, जनरल नॉलेज के लिए 100 और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए 100 मार्क्स होता है, और OTA के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन नहीं है। लेकिन मैं अपने हर एक लेक्चर में यह बोलता हूँ कि जो OTA के स्टूडेंट्स हैं वो एक बार के लिए मैथमेटिक्स को थोड़े थोड़े से देखें। बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार देखने से उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मिलेगा। और अगर वो दूसरे एग्ज़ाम में या दूसरे सेक्शन में बैठना भी चाहेंगे तब भी उनके लिए कुछ क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा। तो मार्किंग स्कीम हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था ये, फिर भी मैं एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ कि 1 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए और 0.33 मार्क्स एक निगेटिव के लिए। मतलब आप 3 क्वेश्चन को गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से करें। अब इसके बाद जो इंटरव्यू सेक्शन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पर्सनालिटी बताता है। रिटन एग्जामिनेशन आपके नॉलेज को बताता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को बताता है, बट आपका पर्सनालिटी जो है यह इंटरव्यू ही पता करता है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, साइकोलॉजी आपके मेंटलिटी को बताएगा, ग्रुप टास्क ये बताएगा कि आप ग्रुप में फ्लेक्सिबल है या नहीं, आप चीज़ों को ग्रुप में कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये लाइन जो है ग्रुपिंग लाइन्स है। यहाँ आप इंडिविजुअल कुछ नहीं है,
या आप देखिए सभी लाइन एक तरह से ग्रुप लाइन है, यहाँ बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। हम जनरली फैमिली का ही बात करते हैं, तो अगर आपने मान लेते हैं एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया, तो क्या सिर्फ आपका रोल है? नहीं, आपके फादर का, आपके मदर का, आपके रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपके जो हेल्पर हैं इंस्टीट्यूट्स का, इन सभी का एक सहायता है, छोटा ही सहायता क्यों ना हो, तो ये ग्रुपिंग टास्क होता है। तो चूंकि डिफेंस इज ऑल्सो ए ग्रुपिंग टास्क, तो वहाँ पर आपको ग्रुप टास्क दिया जाएगा और आपको उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। और द पर्सनल इंटरव्यू, ये आपको समझने के लिए इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू सेक्शन को ध्यान से पढ़ें। बस मैं यह एक आपको बात बताता हूँ कि जिस दिन से आप रिटन तैयारी करना शुरू करें, आप उसी दिन से इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दें। रिटन और इंटरव्यू में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देने लगे, क्योंकि अगर आप चीज़ों को लास्ट में करेंगे तो आप एज ए एक्टर की तरह दिखेंगे, और अगर आप चीज़ों को स्टार्टिंग से करते जाते हैं तो वो आपके नेचुरल बाई हार्ट में बैठ जाएगा, जो आपको बहुत मदद करेगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोगों ने देखा सीडीएस के सिलेबस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीडीएस के और सब नॉलेज के बारे में पता किया और सब क्राइटेरिया के बारे में पता किया। इस वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा और आपको कुछ न कुछ इससे प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको और भी ज़्यादा जानकारी लेनी है या एक प्रॉपर गाइडेंस आपको लेना है, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हमारे इंस्टीट्यूट विवास वन एजुकेशन फाउंडेशन के वेबसाइट पर आप जाएं, वेबसाइट को देखिए। वेबसाइट में बहुत सारे मटेरियल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल मटेरियल्स रखे हुए हैं, आप उनका यूज करें और आप यहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करें। जो कोर्स अवेलेबल होंगे जिस समय में, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। क्योंकि लो रिसोर्सेस हो या हाई रिसोर्सेस हो, दोनों ही बहुत ही डेंजर है। तो हमें जो चाहिए सफिशिएंट रिसोर्सेज चाहिए, जिसके लिए इंस्टीट्यूट आप लोग को सफिशिएंट रिसोर्सेज देगा और आपको एक गाइडेंस देगा। बस आपको प्रैक्टिस अगर बढ़िया से किया जाए तो आपका एग्ज़ाम निकलने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आपको इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एग्जामिनेशन की तैयारी को बहुत बेहतरीन से करेंगे और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे, ये भी मैं आशा करता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for learning with Viwas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.